और चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गजेंद्र सिंह शेखावत साथ में विजया रहाटकर इस दौरान मौजूद रही। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान जयतारण विधानसभा के बर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बड़ चौराहे पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में किसान युवा परिवर्तन संकल्प महाचौपाल का आयोजन किया गया। इस महाचौपाल में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित कई भाजपा नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने चुटकी लेते हुए कहा कि जहां भी बीजेपी का कार्यक्रम होता है वहां बिजली अवश्य जाती है। इस कार्यक्रम में भी बिजली चली गई। तो वहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश में महिला अत्याचार को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने भोजराई चौराहे पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद बालकनाथ, सांसद राहुल कस्वा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विजय चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार एससी वर्ग से आने वाली पिछड़ी जातियों को भी टिकट दी जाए। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर कटाक्ष किया और कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ गए हैं। सांसद बालकनाथ ने सालासर सड़क के निर्माण के दौरान राम दरबार तोड़ने वाली घटना का जिक्र किया और घटना की जमकर निंदा की। इस परिवर्तन के संकल्प को लेकर, इस कुराज को समाप्त करने को लेकर, और वो सरकार जिस सरकार ने सुजानगढ़ का हक मारा, सुजानगढ़ को जिला नहीं बनने दिया, और जिस सरकार के चलते इसी सुजानगढ़ में राम दरबार को बुलडोजर से ढाया गया, उस सरकार को ढाने का वक्त आया है। हम सब लोग मिलकर एक संकल्प के साथ मुट्ठी तान के नारा लगाएंगे और इस सरकार के परिवर्तन की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, सरकार को समाप्त करने के लिए अपना योगदान देंगे। एसएमएस अस्पताल में आंत की बीमारी के चलते मलमूत्र की दिक्कतों से जूझने वाले मरीजों को अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे मरीजों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से अस्पताल की सर्जरी ओपीडी में स्टोमा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बघरट्टा, अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने क्लिनिक का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर सर्जरी एचओडी सुमिता ए जैन, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। डॉक्टर जैन ने बताया कि स्टोमा क्लिनिक उन गंभीर मरीजों के लिए बड़ी सुविधा के रूप में विकसित किया गया है जो आंत खराब से मलमूत्र बाहर करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे मरीजों के पेट पर मलमूत्र को बाहर निकालने के लिए बनाए जाने वाले रास्ते को स्टोमा कहा जाता है। मरीज के हिसाब से अस्थायी स्थायी स्टोमा बनाया जाता है, जिसकी देखभाल काफी महत्वपूर्ण होती है। क्लिनिक के माध्यम से मरीज को स्टोमा के रखरखाव और किसी भी तरह की दिक्कत और तत्काल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। मई 2008 के सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान एक जिंदा बम मिलने के मामले में कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने एटीएस के दोनों प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए आरोपियों के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। एटीएस ने तत्कालीन एडीजी एके जैन और मीडिया कर्मी प्रशांत टंडन को बतौर गवाह बुलाने सहित सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी ने एटीएस के दोनों प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिए। आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके कहा गया था कि उन्हें सीरियल ब्लास्ट से जुड़े 8 मामलों में हाईकोर्ट बरी कर चुका है। उन्हीं तथ्यों व गवाहों के आधार पर उनके खिलाफ दूसरा मामला नहीं चलाया जा सकता।
कोर्ट ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। एटीएस ने जिंदा बम मिलने के मामले में गवाहों को बुलाने व सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया और आरोपियों ने इस केस को बंद करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। आपको बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 185 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट केस के कुल 11 आरोपियों में से 5 को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया। धौलपुर के 4 सितंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के डोंडे का पूरा गांव में हुई फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 21 बीघा जमीन के विवाद को लेकर 4 सितंबर को 2 पक्षों में फायरिंग हो गई थी, जिस फायरिंग में एक युवक जयराम घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया, जबकि कुछ लोग मारपीट की घटना में घायल हुए थे। घटना को लेकर बंटी गुर्जर निवासी ने थाने में मामला दर्ज भी कराया था। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में 2 खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई। फाइनल मैच के दौरान दिव्या गजराज और अभिमन्यु लांबा में नोकझोंक हुई। मैच में घटना तब हुई जब लांबा की गेंद पर दिव्या गजराज ने शॉट्स खेला। इस दौरान लांबा ने आक्रामकता दिखाते हुए दिव्या गजराज से भिड़ गए। अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों में बीच बचाव किया। इसके बाद मैच रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में अभिमन्यु लांबा पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाने की सिफारिश की। चोमू शहर के मुख्य बस स्टैंड पर आपणी माटी आपणो खेल के तहत चोमू कबड्डी लीग 2023 सीजन 2 का आगाज हुआ। प्रतियोगिता संयोजक डॉक्टर हनुमान बराला ने टॉस कराकर खेल को शुरू कराया। पहले दिन पुरुष, बुजुर्गों और महिलाओं की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं युवाओं और बालिकाओं की टीम ने भी कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बुजुर्गों की टीम धोती कुर्ता और महिलाओं की टीम घाघरा लुगड़ी पहनकर कबड्डी खेलने मैदान में उतरी। डॉक्टर हनुमान बराला ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 50 टीमें हिस्सा ले रही है। विजेता टीम को 51,000 रुपए की नगद राशि और आकर्षक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी और उपविजेता टीम को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, आज चोमू कबड्डी लीग सीजन 2 का आगाज हुआ है, जो आज से टूर्नामेंट शुरू हुआ है। सीजन 2 से लेकर हमने सीजन 1 पिछले साल करवाया था, वो भी बहुत शानदार रहा था। और उसके बाद में हमने एक निःशुल्क एकेडमी भी खोल रखी है बच्चों के लिए, कबड्डी के लिए खासकर। और उसके बाद में आज जो आगाज हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे जो महिलाओं की टीम है वो भी खेल रही है, इसमें जो बच्चों की टीम वो भी होगी। और आज का विशेष आकर्षण है कि गांव का, क्योंकि ये खेल है तो गांव के जो धोती कुर्ता वाले लोग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, सम्मानीय हैं, उनकी भी आज टीम है, वो भी आपस में दमखम दिखाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने पीसीसी में प्रेस वार्ता की। पवन खेड़ा ने कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों को राहत दी। यहाँ की सरकार का दिल हर व्यक्ति के लिए धड़कता है। कोटा रिवर फ्रंट विवाद पर कहा कि बीजेपी क्यों भूल जाती है कि जयपुर के द्रव्यवृत्ति प्रोजेक्ट को। मंत्री अशोक चांदा के धरने देने और विधायक भरत सिंह के मुद्दे पर कहा, जहां विपक्ष कमजोर होता है वहां हमारे ही लोग विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पीसीसी में मीडिया से रूबरू हुए। पवन खेड़ा ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 2000 साल से चली आ रही सामाजिक त्रुटियों की बात कही थी, धर्म की कमियों पर बात कही थी। यही तो बात डीएमके ने कही और सामाजिक विषमताओं को दूर करने की बात कही। ऐसे में ये विवाद किस आधार पर बना रहे हैं? आज से 1 हफ्ते पहले मोहन भागवत ने क्या कहा कि 2000 साल तक समाज के कुछ वर्गों को हमने शोषण किया और वो पाशविक उनकी स्थिति हो गई। ये मोहन भागवत के शब्द हैं, मेरे नहीं। यही बात डीएमके के लोग किसी और जुबान में कहते हैं तो हाय तौबा मच जाती। मोहन भागवत कहते हैं तो अरे साहब बाबा ने बड़ी अच्छी बात कह दी। क्यों, क्या फर्क है दोनों बातों में? दोनों बातें किसी भी समाज के भीतर त्रुटियों की बात है कि उन त्रुटियों का समापन होना चाहिए। मोहन भागवत ने भी कहा इन त्रुटियों का, इन खामियों का समापन होना चाहिए। यही बात बाकी लोग कोई कहते हैं तो बुरा लग रहा है। मंत्री अशोक चांदा के धरना देने और विधायक भरत सिंह के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने कहा कि
जहां विपक्ष कमजोर होता है वहां हमारे ही लोग विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी दबाव में रहती है। अब अगर विपक्ष किसी प्रदेश का इतना कमजोर हो तो क्या करे साहब, उसमें हमारी क्या गलती? अब विपक्ष इतना कमजोर है कि फिर हम आपस में ही कर लेते हैं, उसमें क्या होगा? सरकार पे, ब्यूरोक्रेसी पर, अफसरशाही पर दबाव रहना जरूरी, नकेल रहनी जरूरी। अगर उसमें भाजपा कमजोर हो जाए तो फिर आपको क्या लगता है कि हम उनको छोड़ दें? कोटा रिवर फ्रंट पर बीजेपी के लगाए आरोपों पर कहा कि पूरे देश में रिवर फ्रंट मिसाल है। मैंने पिछले चुनाव में यहीं बैठकर जयपुर की द्रव्यवती नदी को लेकर आरोप लगाया था। आरोप तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर भी गंभीर। इसी चुनाव से पहले यहीं बैठकर मैंने प्रेस वार्ता की थी। द्रव्यवती मैंने उसका खुलासा यहीं बैठकर आपके सामने किया। हम तो पूरी चुनौती के साथ, कागजों के साथ आकर बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आपके सामने है। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारी उपलब्धि है कि सरकार का दिल हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए धड़कता है। पूरी विनम्रता के साथ हमारी सरकार ने काम किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी में दूल्हे बहुत हैं और अगले 5 साल भी विपक्ष में रहकर ये मजबूत होंगे, क्योंकि अगले 5 साल भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही रहने वाली। अगले 5 साल हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष बनकर वो 5 साल और मेहनत करें और 5 साल बाद शायद उनको कोई दूल्हा मिल जाए। दूल्हे बहुत हैं उनके, रोज सुबह उठो तो एक नया दूल्हा आ जाता है। तो अभी लास्ट काउंट तक 5-6 दूल्हे हो गए। आने वाले दिनों में शायद बढ़ जाए, घट जाए। राष्ट्रीय मसलों पर भी पवन खेड़ा मीडिया के सामने पार्टी का स्टैंड रखते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वर्णिम चतुर्वेदी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर मारवाड़ से खबर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली 2023 परिवर्तन संकल्प यात्रा सोजत विधानसभा के रायपुर मारवाड़ उपखंड में पहुंची। झूठा नेशनल हाईवे स्थित वितराग इंडस्ट्रीज के बाहर पूर्व उप जिला प्रमुख गणपत राज बोहरा और किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा के नेतृत्व में दर्जनों पगड़ीधारी किसानों ने पुष्प वर्षा कर, साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ट्रैक्टर पर फडणवीस को बिठाकर 2 किलोमीटर तक चलाया। इस देशी अंदाज के कायल हुए कार्यकर्ता। इस दौरान ट्रैक्टर पर पूर्व जिला प्रमुख पेमाराम सिरवी, किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष खेमाराम, पूर्व विधायक संजना आगरी शेखावत के साथ बैठकर देशी अंदाज में यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के रायपुर पहुंचने पर फॉललैंड के समीप सोजत विधायक शोभा चौहान और राजपूत युवा नेता मानवजीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। मानवजीत सिंह ने रथ में शेखावत और फडणवीस का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शेखावत और फडणवीस ने चौहान से राजनीति चर्चा की। इस दौरान भर में सभा के आयोजन को लेकर भी टोल प्लाजा से दर्जनों ट्रैक्टर में सवार होकर किसान पहुंचे थे। भाजपा के कई दिग्गज यात्रा में मौजूद रहे। वहीं परिवर्तन संकल्प यात्रा में भाजपा के राजस्थान प्रभारी विजय राडकर, पाली सांसद पीपी चौधरी, विजय राहटकर, पूर्व सांसद पुष्प जैन, जैतारण विधायक अविनाश गहलोत, भीम पूर्व प्रधान नरेंद्र बाघड़ी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल ओझा, भाजपा नेता गिरवर सिंह, रायपुर उप प्रधान पशुपति सिंह, पुष्पेंद्र सिंह कुर्की समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे। रायपुर उपखंड में यात्रा के आगमन पर झूठा वितराग इंडस्ट्रीज, रायपुर ओवरब्रिज के पास, बर पेट्रोल पंप के पास, बर बाईपास, डाक बंगले के पास सभा को संबोधित के दौरान संकल्प यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आए और इस दौरान उन्होंने रामदेवरा जाकर बाबा रामदेव के दर्शन किए। वहीं तनोट माता मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में ढोक लगाए। इसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने हमेशा हर परिस्थिति में देश की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1971 के युद्ध में उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा की। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बॉर्डर क्षेत्र के गांव का विकास हो रहा है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर में है। आज उन्होंने बाबा रामदेव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की और उसके बाद तनोट माता मंदिर में भी उन्होंने यहाँ माता के दरबार में हाजिरी लगाई है। हमारे साथ ओम बिरला खुद मौजूद है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत का पहला गाँव अंतिम गाँव नहीं, आपने लोगों से संवाद भी किया है, प्रबुद्धजनों से भी संवाद किया है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? भारत पाक सीमा पर ये पहला गांव घंटियाली और इसके आसपास के गांव ढानियों के अंदर आज बॉर्डर पर उन सब लोगों से मिलना हुआ जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जो 1965 के युद्ध में, 71 के युद्ध में भी यहाँ पर डटे रहे, जिन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध किया। आज मैं उन सबको नमन करता हूँ। जिस विकट परिस्थिति में उस समय यहाँ पर रहे, आपदा थी, कई समस्याएं थी, पीने का पानी नहीं था, रोड नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा। आज विकास हुआ है, आज गांव के अंदर लाइट है, पीने का पानी है, विकास है, लेकिन फिर भी इस गांव के अंदर ये रहकर आज भी देश के प्रति इनका समर्पण है और ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी परिस्थिति हो, हम भारत का जो पहला गाँव है उसमें रहेंगे और देश की रक्षा का काम करेंगे। आपने प्रबुद्धजनों से संवाद किया, उसमें कहा कि भारत नव निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है, सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सैन्य और आर्थिक हर क्षेत्र में भारत आगे, G20 सम्मेलन में भारत नेतृत्व कर, तो किस दृष्टि से आप देखते हैं और आगे, क्योंकि आपने कहा कि आने वाला समय भारत का है। ये जैसलमेर जिला एक बॉर्डर जिला है, देश का सबसे बड़ा जिला है और इस नाते यहाँ के लोगों से संपर्क करना, बातचीत करना, विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलना, उनकी बात को सुनना, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज यहाँ रोड कनेक्टिविटी बेटर हुई है, पीने का पानी पहुँचा है, लाइट पहुँची है और यहाँ के लोग अब पशुपालक के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनका भी समाधान होगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के सीमावर्ती इलाके के गांव के अंदर लोगों का मनोबल बढ़ा है, गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी भी जब भी कभी देश में जाते हैं, खुद अपने मंत्रियों को हमेशा सीमा पर पहले गांव में ज़रूर भेजते हैं ताकि वहाँ के लोगों से मिले करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं। लेकिन आज सबका मनोबल बढ़ा हुआ है और G20 के माध्यम से देश में कह सकते हैं कि भारत ने जिस तरीके से G20 के अंदर भारत की अध्यक्षता थी, वो भारत ने निर्णय की, ऐतिहासिक निर्णय हुए, ऐतिहासिक फैसले हुए, दूरगामी रूप से इस देश को आगे बढ़ाएंगे और एक दूरगामी परिणाम पूरे विश्व में होंगे, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति की झलक हमने देखी कि सारा विश्व एक परिवार के रूप में आपदा चुनौतियों में मिलकर काम करे, टेक्नोलॉजी के अंदर या विश्व में जो भी चुनौतियों उनको मिलकर कैसे समाधान किया जाता है, इस पर एक विचार विमर्श हुआ है, कुछ समाधान के रास्ते निकले, अच्छे परिणाम। सर, अंतिम सवाल है, लोकसभा सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चले, क्योंकि बार बार ठप करने की जो परंपरा है, कहीं न कहीं यह सदन समय बर्बाद होता है, किस तरह से आप? लोकसभा में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और इसने 75 साल की इस यात्रा में इसी लोकतंत्र से आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है और चर्चा संवाद हमारी परंपराएं परपाटी रही है और ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। तो ये थे ओम बिरला, जिन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन के माध्यम से जिस तरह से भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है और आने वाला समय निश्चित रूप से भारत का होगा। पश्चिम इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हजारों करोड़ों रुपए की हो गई, लेकिन इस विकास की कीमत चित्तौड़ रोड पर आसपास रहने वाले किसान चुका रहे हैं। या प्रदूषण नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। प्रोसेस हाउस द्वारा छोड़े जा रहे विषैले दूषित केमिकल से लोगों के खेत खलियान बंजर होने लगे हैं। इन खेतों में फसलों का उत्पादन घटने लगा है। कुछ खेत तो ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी फसल नहीं हो रही है। वहीं कुओं का पानी भी दूषित और बदबूदार जहरीला होने लगा है, जिस पानी को इंसान व पशुधन के पीने के उपयोग तो छोड़िए, सिंचाई तक भी नहीं की जा सकती। स्थानीय लोगों के लिए विकास अभिशाप बनकर रह गया है। शहर के भारी इलाकों में बसी कॉलोनी अभी इसकी चपेट में आ गई है। उपजाऊ भूमि पर पहले 1 बीघा में 7 बोरी मक्का उत्पादन होता था, लेकिन अब उसके भी लाले पड़ गए। मंडपिया, गठीला खेड़ा, गुवाड़ी गांव के ऐसे हालात बुरे हैं कि पूरे क्षेत्र में कृषि भूमि पूर्ण रूप से नष्ट होने की कगार पर खड़ी है।
स्थानीय लोगों का तो ये तक कहना है कि जनता हर तरह से त्रस्त और बेहाल है। अगर क्षेत्र में चंबल का पानी नहीं आता तो लोगों को यहां पर पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। उद्योग केंद्रों द्वारा छोड़े गए जहरीले पानी अम्लता और TDS की मात्रा निर्धारण मानकों से कई गुना अधिक है। इस कारण जमीन बंजर हो रही है, जबकि भूजल पेयजल तक नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषण हमीरगढ़ क्षेत्र में है। इनको लेकर फर्स्ट इंडिया की टीम ने जगह जगह काले पानी के निकास के लिए जानकारी भी जुटा ली। किस तरह से जरा सी बारिश आती है और औद्योगिक इकाइयों वाले बिना किसी डर के जहरीला काला पानी छोड़ देते हैं, जबकि प्रशासन को इस संबंध में कई बार आगाह किया गया है, लेकिन ना तो प्रशासन भीलवाड़ा का और ना ही प्रदूषण विभाग, दोनों में से कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। जयपुर पुलिस अब अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप तकनीक की मदद ले रही है। इस तकनीक के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों को इस तकनीक से जोड़कर बदमाशों की पहचान में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया सफल होने पर जयपुर कमिश्नरेट इन कैमरों की खरीद के लिए प्रस्ताव भेजेगा। ये रिपोर्ट देखिएगा जरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बचना मुश्किल, अपराध और अपराधियों पर लगेगी लगाम। जयपुर पुलिस का नवाचार, अपराधियों की पहचान हुई आसान। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ने करीब 3000 बदमाशों का डाटा तैयार कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों को भीड़भाड़ या बड़े मेलों और आयोजनों में लगाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत जन्माष्टमी के त्योहार पर इन कैमरों को मंदिर परिसर में इंस्टॉल किया गया था। जयपुर पुलिस का यह प्रयोग काफी सफल हुआ और इन कैमरों की मदद से पुलिस ने तकरीबन 13 बदमाशों के चेहरे पहचान कर उन्हें पकड़ भी लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के मुताबिक राजस्थान में पहली बार जयपुर में इस तकनीक का उपयोग किया गया, जो काफी हद तक सफल रही। गणेश चतुर्थी और दीपावली के त्योहार पर भी इन कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन ऐप के माध्यम से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के अंदर बदमाशों का जो डेटा अपलोड होता है उसके मार्फत बेसिकली फेस रिकॉग्निशन का मिलान होकर के बदमाश को पकड़ा जा सकता है। उस टेक्नोलॉजी को हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपने उदाहरण के तौर पे या एक्सपेरिमेंट के तौर पे गोविंद देव जी में जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान में उसको परीक्षण किया था, तो उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। कई बदमाशों को उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहचान की गई, जिनको पुलिस ने पकड़ा भी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस तकनीक पर आधारित कैमरों को फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप से जोड़कर काम किया जा रहा। जयपुर पुलिस ने पहले बदमाशों का डेटा तैयार किया और अब उस डेटा को इस ऐप पर अपलोड कर दिया गया। ये डाटा CCTV कैमरों की फुटेज से मिलान करता है और इस तकनीक के जरिए चंद सेकंड में पहचान कर बता देता है कि कैमरे की जद में आने वाले इंसान का चेहरा डेटा में मौजूद बदमाश के चेहरे से मिलान कर रहा है या नहीं। इतना ही नहीं, इस तकनीक के जरिए कैमरे के सामने से गुजरने वाले प्रत्येक इंसान की उम्र और लिंग का पता भी चल जाता है। इस ऐप में बदमाशों का चेहरा, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन समेत सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पहले ट्रायल के बाद दूसरे ट्रायल में जयपुर रेंज, भरतपुर रेंज और कोटा रेंज के बदमाशों की डिटेल भी इस ऐप पर अपलोड की जाएगी। आने वाले समय में इसको बड़े आयोजनों में इसको दोबारा से परीक्षण के तौर पे हम काम में लेंगे। फिर आने वाले समय के अंदर बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए या अन्य इम्पोर्टेंट जो बेसिकली बड़े आयोजन हैं, उसमें इनका यूज़ करते हैं बदमाशों पे पुलिस काबू कर सकती है तकनीक के माध्यम से। इस पर बेसिकली आयुक्तालय विचार कर रहे हैं। देश के कई बड़े शहरों में पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में जयपुर में भी इस तकनीक का ट्रायल किया जा रहा है। इसके सफल होने पर गृह विभाग के जरिए पुलिस को एक कैमरे मिल जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जयपुर पुलिस भी इस तकनीक से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। जयपुर पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के आधार पर फेस रिकॉग्नाइज कैमरों का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसका ट्रायल सबसे पहले जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद देव जी मंदिर में किया गया। माना जा रहा है कि यह ट्रायल 65% सफल रहा है। अब इन कैमरों का ट्रायल मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किया जाएगा। उसके बाद में आगामी आने वाली दीपावली के त्यौहार पर जयपुर शहर के बाज़ारों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये तकनीक सफल रहती है, अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो जयपुर पुलिस इस तकनीक के आधार पर जो कैमरे हैं उनकी खरीद करेगी। मेरे सहयोगी संजय सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और इसी के साथ आज फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज़।